दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दवाइयों की टैबलेट्स के बीचों बीच ये सीधी लाइन क्यों होती है? या फिर वे कौन सा बदकिस्मत इंसान था जिसके जिंदा रहते तो उस पर 3 बार बिजली गिरी सो गिरी, मरने के बाद भी उसकी कब्र को बिजली ने 2 भागों में फाड़ दिया। अच्छा, क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी पदार्थ है जिसका सिर्फ 1 ग्राम बनाने में ही 15,000 करोड़ का खर्च आता है? नहीं जानते ना? कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब समय आ गया है अपनी कमर की पेटियों को बांधने का। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ दवाइयों के बीच में लाइन क्यों होती है? आज के समय में अनियमित खान पान, अनियमित सोने के कारण हमें कई बीमारियों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण हर किसी को कभी न कभी दवाइयों की जरूरत तो पड़ती ही होगी और हमें दवाइयों और डॉक्टर को सहारा लेना ही पड़ता है। वैसे तो प्रत्येक दवाइयाँ अलग अलग रंग की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। प्रत्येक दवाइयों का असर भी अलग अलग देखा होगा आपने। तो दवाइयों के कुछ टैबलेट पर बीचों बीच एक सीधी लाइन जो बनी होती है, इसके बारे में आप कंफ्यूज तो होते होंगे। वैसे तो बता दे ये होती क्या है। आपने कभी ये सोचा है कि आखिर दवाइयों पर ये सीधी लाइन क्यों बनी होती है? दरअसल कुछ दवाइयों पर दी हुई सीधी लाइन को डीबोस्ड लाइन कहा जाता है, जो लाइन आमतौर पर हाई पावर की दवाइयों पर देखने को मिलती है, ताकि इसे बीच में तोड़कर पूरी टैबलेट की आधी खुराक ली जा सके। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 500 ग्राम की एक गोली है और डॉक्टर के कहे अनुसार आपको खुराक में 250 mg दवा लेनी है, तो आप उस टैबलेट को 20 से तोड़कर आधा खा सकते हैं। एक खास बात ये भी है कि सभी दवाइयाँ ऐसे बीच में तोड़कर नहीं ली जा सकती, यानी हाफ डोज में नहीं ले सकते। केवल वही दवाइयाँ बीच में तोड़कर ले सकते हैं जिन पर डीबोस्ड लाइन हो, और जिन दवाइयों पर ये लाइन ना हो उन्हें आधा तोड़कर नहीं खाना चाहिए। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप उस बदकिस्मत इंसान की सच्ची कहानी के बारे में जानते हैं जिसके जिंदा रहते तो उसके शरीर पर 3 बार बिजली गिरी सो गिरी, लेकिन मरने के बाद भी उसकी कब्र पर बिजली गिरी जिसने कब्र को 2 भागों में फाड़ दिया था? नहीं जानते तो बता दो कि उस बदकिस्मत इंसान का नाम वॉल्टर समरफोर्ड है, जो ब्रिटेन का रहने वाला एक आम आदमी था। वॉल्टर के साथ पहली बार ये घटना साल 1918 में घटी, जब विश्व युद्ध के समय उनके तैनाती बेल्जियम में थे। बिजली गिरने की वजह से उनकी कमर के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो चुका था। फिर दूसरी घटना पहली घटना के ठीक 6 साल बाद यानी साल 1924 में घटी। रिकवरी के बाद वॉल्टर कनाडा में एक नई जिंदगी जी रहे थे। एक दिन वे मछली पकड़ने के लिए पास के एक तालाब में गए। वहाँ फिर उन पर एक बार बिजली ने फिर से वार कर दिया। इस बार उनके शरीर के दाईं ओर के आधे हिस्से में लकवा मार गया। 2 साल में वॉल्टर फिर पूरी तरह से ठीक हो गए और फिर घूमने फिरने लगे, लेकिन बिजली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 1930 में एक बार फिर 6 साल बाद पार्क में टहलते हुए वॉल्टर समरफोर्ड पर आसमान से बिजली गिरी। ये तीसरी बार था जब उनके ऊपर ये बिजली गिरी। इसके बावजूद उन्होंने 2 साल तक जिंदगी के साथ संघर्ष किया और आखिरकार 1932 में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, वॉल्टर समरफोर्ड की मौत के बाद उनके परिजनों ने तो उन्हें कनाडा के वैंकूवर में स्थित माउंटेन क्यू कब्रिस्तान में दफना दिया, लेकिन बिजली थी कि मौत के बाद भी वॉल्टर के पीछे लगी रही। उनकी कब्र के ऊपर एक बार फिर बिजली गिरी, जिससे उनकी कब्र के ऊपर लगाया गया पत्थर चकनाचूर हो गया। ये घटना भी तीसरी घटना के ठीक 6 साल बाद घटी थी। है ना गजब का सच? अगर नहीं जानते थे तो कमेंट बॉक्स में बताइए ना। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, वैसे तो वैज्ञानिकों ने मानव जाति को कई ऐसे मटेरियल्स तैयार करके दिए हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी पहले से आसान बना दी है, लेकिन दोस्तों, क्या आप उस पदार्थ के बारे में जानते हैं जिसका सिर्फ 1 ग्राम बनाने के लिए 18 बिलियन यूजर्स डॉलर या फिर 15,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं? और दोस्तों, इसलिए वो दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ भी है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एंटीमेटर की, और इसके 1 ग्राम की कीमत भी इतनी ज्यादा है कि इतने पैसों में कई देश खरीदे जा सकते हैं। जिस तरह सभी फिजिकल ऑब्जेक्ट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, उसी तरह एंटीमीटर भी एंटी प्रोटॉन, प्रोजेस्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन से बने होते हैं।
आप सोच रहे होंगे कि इसे बनाने में इतने पैसे कहां से लगते हैं, तो आपको बता दूं कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के लिए यूरोप के 23 देशों ने मिलकर सन फैसिलिटी बनाई है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा लार्ज हेडन कोलाइडर है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फैसिलिटी को दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्शन कहा जाता है। इसे बनाने में 1 दशक से ज्यादा का समय लग गया था और इसकी सालाना ऑपरेटिंग कॉस्ट ही 8,000 करोड़ से ज्यादा है। एंटी मैटर पर चल रहे एक्सपेरिमेंट दुनिया को भविष्य में एनर्जी का एक अल्टरनेटिव सोर्स भी दे सकते हैं, इसलिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की नजरें सन पर गड़ी रहती है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब इंसान मौजूद है, लेकिन कभी कभी कुछ मेडिकल कंडीशन भी इंसानों को सुपर पावर दे जाती है। अब इन्हें ही देख लीजिए। इनका नाम है गैरी टर्नर और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। वैसे तो दोस्तों, गैरी टर्नर एक साइड शो आर्टिस्ट है, लेकिन दुनिया भर में वे अपनी स्ट्रेचेबल स्किन के लिए मशहूर है। गैरी अपने पेट की स्किन को 15.8 सेंटीमीटर यानी कि 6.25 इंच की लंबाई तक खींचने में सक्षम है, जिसके लिए गैरी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोस्ट स्ट्रेचेबल मैन के रूप में भी दर्ज है। लेकिन इसमें गैरी की क्रिएटिविटी से ज्यादा उनकी एक रियल मेडिकल कंडीशन जिम्मेदार है। उन्हें एल्हर्ट्स-डेनल सिंड्रोम नाम का एक रेयर डिजीज है, जो एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। और दोस्तों, इसी डिसऑर्डर के चलते वे अपनी स्किन को इस हद तक खींच पाते हैं। इसे ही तो कहते हैं अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है, तो 10 में से 8 लोग का जवाब यही होगा, चंदन। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हाँ, चंदन महंगा जरूर है, लेकिन ये दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी जितना रेयर नहीं है। दोस्तों, ये है अफ्रीकन ब्लैकवुड और इसे दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी माना जाता है। यहाँ चंदन या मोहोगनी की लकड़ी की कीमत 5 से 6,000 प्रति किलो तक होती है। वहीं अफ्रीकन ब्लैकवुड के महज 1 किलोग्राम की कीमत 8,000 पाउंड यानी कि 7 लाख से भी ज्यादा है। अफ्रीकी ब्लैकवुड का पेड़ अफ्रीका के कुछ गिने चुने इलाकों में ही पाया जाता है और वहाँ भी ये बहुत ज्यादा संख्या में नहीं उगते। इस पेड़ की ऊंचाई 25 से 40 फीट तक होती है और एक पेड़ को तैयार होने में 50 से 60 साल लगते हैं। केनिया और तंजानिया जैसे कई देशों में इसकी लकड़ी की अवैध तस्करी की वजह से इन पेड़ों को समय से पहले ही काट लिया जाता है। इस कारण ब्लैकवुड की संख्या में बारीकी कमी आई है, जिसकी वजह से इसकी लकड़ी बेहद दुर्लभ और बेशकीमती हो गई है। इसकी खूबसूरत लकड़ी का ज्यादातर इस्तेमाल वैसे तो शहनाई, बांसुरी, गिटार जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है, लेकिन इससे मजबूत और टिकाऊ फर्नीचर भी बनाया जा सकता है, लेकिन वे बेहद महंगा होता है। इतना महंगा कि उन्हें खरीदना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। फैक्ट नंबर 5। अब काली लकड़ी के बाद में लेकर आई हूँ ये काला अंडा। जी हाँ, ये रियल है और ये अंडा इंडोनेशिया में पाए जाने वाले आयाम सीमानी नाम की एक दुर्लभ चिकन की प्रजाति का लैम्बोर्गिनी के नाम से मशहूर है। इस चिकन की इंडोनेशिया में कीमत 3 लाख रुपए है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चिकन के अंडे तो काले ही होते हैं, साथ ही इसका मांस, चमड़ी, आंखें और यहाँ तक कि जीभ भी काली होती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक इस चिकन की काले रंग की वजह से फाइब्रोमेलिसिस, जो एक मेडिकल कंडीशन होती है और सिर्फ इसी प्रजाति के चिकन में पाई जाती है। साथ ही आपको ये बता दूं कि इसका एक रिश्तेदार हमारे देश के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भी पाया जाता है, जिसे ककड़नाथ के नाम से जाना जाता है। ककड़नाथ की चमड़ी, पंख और मांस का रंग भी काला होता है और इसका मीट अमूमन 1000 से 2000 किलोग्राम में बिकता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अमेरिका के निविदा रेगिस्तान में लॉस वेगस नाम का एक शहर है, जिसे सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ साल पहले ये शहर अपने कैसीनो और पार्टीज के अलावा एक और चीज से टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। आपने शायद ही इसका नाम सुना होगा। ये है ऑटोमिक टूरिज्म। दरअसल लॉस वेगास के 65 किलोमीटर दूर ही अमेरिकन आर्मी की एक बॉम्ब टेस्टिंग साइट थी। यहाँ 1951 से 1991 के बीच अमेरिका ने कई टेस्ट किए। इस दौरान कैसीनो की छत पे एक्सक्लूसिव ऑटोमिक कॉकटेल पार्टीज हुआ करती थी। हवा में कई मील उड़ता मशरूम क्लाउड देखते हुए विस्की की चुस्की लेने के लिए सैलानी दुनिया भर से यहाँ आते थे। फिर अमेरिका के ओवरग्राउंड टेस्टिंग बंद कर दी और इस तरह
एटॉमिक टूरिज्म इंडस्ट्री का भी अंत हो गया। लेकिन दोस्तों मजाल है कि वेगस की रंगीन रातों पर इससे कोई असर पड़ा हो। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी किसी की मौत होती है तो डेड बॉडी को प्रिजर्व रखने के लिए उसे बर्फ की सिल्लियों में रखा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ वैज्ञानिक ऐसी तकनीक विकसित करने लगे हैं जिससे डीप फ्रीजर में प्रिजर्व करके रखे इंसान को सालों बाद फिर से जिंदा किया जा सकेगा, तो आप कहेंगे जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका के साइंटिस्ट का दावा है कि वह जल्द ही दुनिया के सबसे पहले जमा करके रखे गए मृत इंसानों को भी जिंदा करके दिखाएंगे। इस तकनीक को क्रायोनिक्स नाम दिया गया है और इस पर काम करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि एक जीव की बेहद सर्द माहौल में जमने के बाद भी जिंदा रहने की संभावना रहती है। फिलहाल खरगोशों पर ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। क्रायोनिक्स की मदद से खरगोश का दिमाग कई हफ्ते तक जिंदा रखा गया है, लेकिन इंसान को फिर से जिंदा करने के लिए अभी समय लगेगा। हालांकि यहाँ कुछ वैज्ञानिक क्रायो प्रिजर्व का समर्थन करते हैं, तो वहीं कुछ इससे पैसे की बर्बादी और पागलपन से ज्यादा कुछ नहीं मानते। इन साइंटिस्ट का मानना है कि मौत को चुनौती देना और मुर्दे में जान फूंक देना असंभव है। खैर फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप में से कई लोगों ने हॉलीवुड की फिल्म द हॉबिट जरूर देखी होगी। इस फिल्म को देखने के बाद हर किसी के मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि काश हमारा भी हॉबिट की तरह एक हाउस होता। तो दोस्तों आपको बता दूं कि चीन में एक गांव है। असल में ये किसी सपने से निकले वंडरलैंड जैसा दिखता है। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ चीन के हावान विलेज की, जिसे इंसानों ने तो छोड़ दिया, लेकिन कुदरत ने बड़े ही प्यार से इसे गोद ले लिया। आपको बता दूं कि 1980 तक ये गांव 3000 मछुआरों का घर हुआ करता था, लेकिन संसाधनों के अभाव के चलते लोग धीरे धीरे ये गांव छोड़कर शहर की ओर आने लगे। 21वीं सदी आते आते ये गांव लगभग वीरान हो गया था, जिसके बाद कुदरत ने इसे अपने आगोश में ले लिया था। हरी घास, वनस्पति और बेलों लताओं ने यहाँ के सभी घरों को ऐसा ढक लिया कि ये खूबसूरत वीरान गांव एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनकर उभर आया। तो क्या आप भी ऐसे एक हॉबिट हाउस में रहना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों पेश है इस वीडियो का आखिरी फैक्ट। दोस्तों 19 साल की श्रेया सेंडगाउडर की जिंदगी तब तक एक मायूस भरे रास्ते पर चल पड़ी थी जब एक रोड एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों बाजुएं खो दी थी। फिर एक उम्मीद की किरण तब जागी जब 20 साल के दिमाग से डेड सचिन नाम के एक लड़के ने श्रेया को अपनी दोनों बाजुओं को डोनेट करने का फैसला कर दिया था। 20 सर्जन और 15 स्टाफ ने 13 घंटे का एक करिश्मा ऑपरेशन कर दिया, जिसमें श्रेया को सचिन की बाजुएं लगाई गई। लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा हैरान की बात तो ये है कि धीरे धीरे राहुल की बाजुएं, जो श्रेया की स्किन टोन से काफी डार्क हो गई थी, श्रेया की स्किन जैसी होने लगी थी मतलब। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म करते हैं आज का ये सफर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहे। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा फैक्ट आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा।